नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के पलटी मारने की सुगबुगाहट की, झारखंड में चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री की शपथ लिए जाने की, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और अरविंद केजरीवाल पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार की, और आखिर में बात होगी केंद्र सरकार के बजट की। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। अभी बिहार में सरकार बने मात्र 5 दिन ही हुआ है, लेकिन वहां पे उठापटक का माहौल शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड में दरारें पड़ना शुरू हो गई। दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो लगातार हमलावर हो गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। आमतौर पर नीतीश कुमार जब किसी कोई भी ऐसी बात आती हो है तो वो चुप हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि पिछले दिनों जब इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ना था तो लगभग 1 महीने तक नीतीश कुमार ने किसी भी प्रकार की कोई बयानबाजी नहीं किया था। वो पूरी तरह से शांत थे और चुप थे। वो आखिर में उन्होंने पलटी मारी और पलटी मारकर भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए में शामिल हो गए और एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण कर लिया। लेकिन इस बीच अभी रविवार को ही नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण किया है। लेकिन इन 5 दिनों में ही एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। किसी भी समय नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं और चोरी छिपे पर्दे के पीछे से उन्होंने एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके शीर्ष नेताओं से मिलना भी, वार्ता करना भी शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में उनके राष्ट्रीय महासचिव ने शीर्ष को अर्थात राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्थात नीतीश कुमार को यह अवगत करा दिया कि महाराष्ट्र में जनता दल यूनाइटेड इंडिया गठबंधन में ही बनी रहेगी, उससे अलग नहीं होगी, इंडिया गठबंधन से मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। अब सवाल ये आता है कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ एनडीए जनता दल यूनाइटेड नहीं बल्कि वो एनडीए में शामिल है तो महाराष्ट्र में किस प्रकार से वो कांग्रेस के साथ अर्थात जो वहाँ के गठबंधन इंडिया गठबंधन है उसमें शामिल होगी। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं और वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर फिर से सरकार बना सकते हैं। लेकिन इस बार इतना आसान भी नहीं होगा। अनुमान इसलिए ज़्यादा जोर पकड़ रहा है और इसको ज़्यादा मजबूती प्रदान हो रही है क्योंकि 5 दिन हो गया है लेकिन अभी तक मंत्रियों को में पद तो मिल गया है लेकिन अभी उनको विभाग नहीं मिल पाया है। और जो बातें सामने आ रही उसमें ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने मंत्री को गृह मंत्रालय दिलाने के प्रयास में है, जबकि नीतीश कुमार किसी भी हालत में गृह मंत्रालय उसे सौंपना नहीं चाहते हैं। उस गृह मंत्रालय को अपने पास ही में ही रखना चाहते हैं। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के विधायकों में काफ़ी नाराज़गी है नीतीश कुमार के इस फैसले से। और जो बातें सामने आ रही उसमें यह है कि जनता दल यूनाइटेड के कई विधायक लल्लन सिंह जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनता दल यूनाइटेड के, वो लालू प्रसाद यादव के संपर्क में, उनके साथ कई विधायक भी उनके संपर्क में हैं। 10 फरवरी को लोक विधानसभा में परेड करानी है और बहुमत साबित करनी है। ऐसे में सभी की निगाहें जो हैं 10 फरवरी पर लगी हुई हैं कि क्या 10 फरवरी से पहले एक बार फिर से सरकार गिर जाएगी या फिर 10 फरवरी को फिर कोई बड़ा उलटफेर होने के लिए जा रहा है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि खेला अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है, खत्म होना बाकी है। और ऐसे में उनकी इस बात को मजबूती धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है मजबूती प्रदान होती हुई दिख रही है। मजबूती तो प्रदान इस वक़्त जो गठबंधन है वो झारखंड में भी नज़र आई। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो सारे उम्मीदें थी उसको झटका लगता हुआ दिखाई पड़ा। कल यानी कि बृहस्पतिवार को जब चंपई सोरेन लगातार राज्यपाल से संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे और वो इंतज़ार में थे कि राज्यपाल द्वारा उनको बुलाया जाए, क्योंकि उसके पहले ही उन्होंने वहाँ राजभवन पहुँचकर उन्होंने अपने समर्थन में विधायकों की लिस्ट भी सौंप दी थी और अनुरोध किया था कि शपथ ग्रहण कराया जाए। लेकिन पूरा दिन निकल गया लेकिन किसी प्रकार का शपथ ग्रहण नहीं हुआ। इस पर से कई प्रकार के दबाव राज्यपाल पर पड़ना भी शुरू हो गए। सभी जो विपक्षी दल हैं उन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया कि जिस प्रकार से बिहार में सुबह नीतीश कुमार जो है इस्तीफ़ा देते हैं और शाम में उनको शपथ भी ग्रहण करा दी जाती है, तो ऐसे में झारखंड में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अ, तमाम दबाव के पश्चात आखिरकार बृहस्पतिवार की रात लगभग 11 बजे राज्यपाल जो हैं वो संदेशा भेजते हैं चंपई सोरेन को कि वो सुबह आ जाएँ और 12 बजे जो शपथ ग्रहण कर लें। बहरहाल शपथ ग्रहण आज हो भी गया और चंपई सोरेन के साथ-साथ आलमगीर आलम और एक अन्य ने शपथ ग्रहण कर लिया। बाकी सब अन्य विधायक जो हैं वो बताया जाता है कि वो हैदराबाद में हैं ताकि किसी प्रकार की टूट-फूट से बचाने के लिए।
और बताया जाता है कि जिस दिन इनको बहुमत साबित करनी होगी उसी दिन वो सारे विधायक विशेष विमान से सीधे विधानसभा भवन में ही पहुंचेंगे। बहरहाल देखना ये होगा कि क्या झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो हैं वो बहुमत सिद्ध कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हालांकि उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि उनके साथ 44 विधायक उनके साथ साथ में हैं, जो गठबंधन उनका है उसके साथ में हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि क्या ये सरकार बचती है या फिर यहाँ भी ऑपरेशन लोटस लगता है। हालांकि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव यहाँ पे होना है और जिस प्रकार का नजर आ रहा है उस प्रकार से यही लगता है कि हेमंत सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो जेल से बाहर निकल भी नहीं पाएंगे। फिलहाल झारखंड में जो सबसे बड़ी निगाहें लोगों की लगी हुई वो ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल से आज झारखंड में पहुंच जाएगी, वहां प्रवेश करेगी। पश्चिम बंगाल की बात अगर किया जाए, जिस प्रकार से अपार जन समर्थन पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी को मिला है उससे ममता बनर्जी भी घबरा गई और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर से ये ऐलान कर दिया है कि वो अकेले ही लोकसभा का चुनाव पश्चिम बंगाल में लड़ेंगे और इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई बयान नहीं दिया गया। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मिल रहे अपार जन समर्थन से कांग्रेस पार्टी जो है वो भी काफी उत्साहित है। उसको ऐसा लगता है कि इस जो यात्रा है इससे लोग जो हैं वो पार्टी से जुड़ रहे हैं और जो पुराना जनाधार कांग्रेस का है वो फिर से वापस लौटता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि अब कांग्रेस जिस प्रकार से शुरुआती दौर में इंडिया गठबंधन को लेकर काफी गंभीर थी, वो अब वो चीज देखने को नहीं मिल रही है। जहां कहीं भी शी शेयरिंग को लेकर जरा सा भी कहीं गुत्थी सुलझती नजर नहीं आती तो वहां पे कांग्रेस कोई आगे अपना कदम भी आगे नहीं बढ़ा रही है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अब फिर से आज ऐलान किया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए जा रही हैं और कांग्रेस ने हालांकि इधर से कोई भी अब दोबारा इस बात को नहीं कहा गया कि ममता बनर्जी के साथ शेयरिंग को लेकर कोई वार्ता चल रही है। यही हाल यूपी में भी है जहां पे अखिलेश यादव ने पहली लिस्ट जारी कर दी और दूसरी लिस्ट फिर से जारी होने वाली, जिसमें बताया जाता है सूत्रों के अनुसार इसमें 12 प्रत्याशी भी शामिल है, जिसमें मुरादाबाद भी शामिल है जहाँ पर टी हसन वहाँ के सांसद समाजवादी पार्टी से हैं। हालांकि मुरादाबाद की सीट जो है वो कांग्रेस हासिल करना चाहती है और उसकी वजह भी है क्योंकि मुरादाबाद जो है मुस्लिम बाहुल इलाका है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पर जीत हार का फैसला जो है वो अल्पसंख्यक ही करता है। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि मुरादाबाद की सीट उसे ही मिले क्योंकि इससे पहले अजहरुद्दीन जो क्रिकेटर रह चुके हैं वो वहाँ से चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीत भी चुके हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी आगे और क्या क्या होता है। फिलहाल निगाहें दिल्ली पे भी टिकी हुई हैं जहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। ईडी ने 5वां समन भेजा है, उनसे पूछताछ शुरू के लिए बुलाया गया है। अब अगर अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी गिरफ्तारी तय करने का प्रयास कर रही है और ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की जाती है। उधर सबसे बड़ा हंगामा ये भी मचा हुआ है कि जब बीते दिनों संसद में जो युवक कूदे थे संसद के अंदर, उन्होंने वहाँ पर नारेबाजी किया था। उन लोगों का उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान वो कोर्ट में दिया है। उन्होंने कहा कि हमको यातना दी जा रही है और यातना देकर हमसे कहलवाया जाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो वहाँ पे हम लोग पहुँचे वो विपक्षी दलों की वजह से पहुँचे। विपक्षी दल के नेता का नाम लेने के लिए विवश किया जा रहा है और 70 सादे पन्नों पर उनसे सिग्नेचर भी कराई गई है। इसको लेकर राजनीतिक माहौल में गर्मा-गर्मी आ गई है और विपक्षी जो गठबंधन है, विपक्षी दल हैं वो हमलावर हो गए हैं ईडी के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के ऊपर भी। देखना ये होगा कि अब इस मामले में कोर्ट क्या निर्देश देता है और क्या निर्णय लेता है। फिलहाल जो एक दिन पहले केंद्र सरकार का अंतरिम बजट जो सामने आया उसको लेकर एक तरफ जहाँ पे सत्ता पक्ष उसकी वाहवाही कर रहा है तो वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो युवाओं के लिए है, ना महिलाओं के लिए है, ना किसानों के लिए है। किसान नेता टिकैत ने भी सीधे तौर पे कहा कि किसानों के हित को लेकर कोई भी इसमें बजट में नहीं है, किसानों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। महिलाओं का कहना है कि बजट में महंगाई पर अंकुश पाने को लेकर कुछ नहीं किया गया, तो युवाओं का कहना है कि रोजगार को लेकर बजट में किसी प्रकार की कोई बात नहीं की गई है। बहरहाल देखना ये होगा। फिलहाल ये जो अंतरिम बजट था चुनाव 2 महीने के बाद होना है, उसके बाद जो अगली सरकार आएगी उसके सामने सबसे बड़ा सवाल होगा कि किस प्रकार का बजट वो पेश करते हैं। फिलहाल सभी की निगाहें लोकसभा चुनाव पे हैं, आप भी इंतजार करिए, हम भी करते हैं। फिलहाल रहबत तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।